नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी ठगिनी। मरुस्थल के 8 गांव में वह इकलौता ताल था। थे तो जेठ के गर्म दिन, लेकिन रात ठंडी थी और चांदनी रात थी। ताल चांदी के तारों की कड़ी हरी नीली चुनरी सा चमक रहा था। बगल से जाती 8 कोस की कच्ची पक्की सड़क पर उसे अकेले जाना था। ताल के एक किनारे पर सोता हुआ सा रानी सती का मंदिर था। कोई सती जो 1899 में अंग्रेजों के जमाने में सती हुई। गांव के लोगों से जेल भर गई थी, जोधपुर की, पर गवाही किसी ने नहीं दी। सब छूट के आए और पीले रंग के पत्थर की नक्काशी करवाकर वह मंदिर बनवाया था, जिसके किनारे एक खेजड़ली थी जिस पर न जाने कितने लाल लीरे लटके थे, कुंवारियों और सुहागिनों के बांधे हुए। मंदिर के इन सामने ताल की तरफ मुंह किए पीले पत्थर का कारीगरी का नमूना सा चबूतरा बना था। सावन मास में यहां इस कच्चे पक्के प्रांगण में खचाखच मेला भरा रहता था। क्या अभी भी कोई बैठा था? एक आदमी था, वो तो चुपचाप चला गया, पर वो वहां कौन है अब भी? वो भी रात ढले। वहां तो कोई औरत बैठी थी। औरत है कि कोई डाकण, लंबी भरी पूरी, छींट की ओढ़नी, पीली मगर चांदनी में जिसका रंग सफेद ही दिख रहा था। फर हवा में चोटी खोलकर निकल आए, बालों की मोटी जुल्फ ने चेहरा ढांप दिया था। सरवन मन ही मन कांप रहा था, पर आवाज कड़क करके बोला, कौन है वहां? जुल्फ घूंघट की ओर चली गई। औरत सिकुड़कर बैठ गई। मायाविनी है क्या कोई, या कोई डाकू? कहते हैं लंबी मूछ वाला लहरी डाकू घाघरा लुंगड़ी पहनकर व्यापारियों को रास्ते में मिलता, बैलगाड़ी रुकवाता और फिर घाघरे से अपनी तलवार निकालता, नकदी जेवर लूटता और मरुस्थल के धोरों में अपनी ऊँटनी पर सवार गायब हो जाता। सरवन की पैंट की खुफिया जेब और डबल पहने सलेटी मोजों में एक नई भैंस बेचने के बाद 60,000 कसमसा रहे थे। सरवन ने एहतियातन चाकू निकाला। कौन है, बोल। औरत डरकर खड़ी हो गई, घूंघट पलटकर कांपने लगी, इशारे से छाती पर हाथ रखकर फुसफुसाहट से निकली, कौन मैं? 18-20 साल की लड़की सी औरत। जल्दी जल्दी एक सांस में सरवन ने उससे ढाड़ी, गांव और जाति, पंचायत सब पूछ डाली। लड़की चुप, बड़ी बड़ी आंखों से चुपचाप ताकती रही। सरवन अजीब पशुपेश में। सरवन उससे माथा पच्ची किए बिना आगे बढ़ लिया। आदतन मुड़कर देखा तो हाथ में मोजड़ियां लिए वह नंगे पैर पीछे पीछे आ रही थी। धूप में तपा सुनहरा गेहुआ रंग, तीखी नाक, भीचे भीचे होठ, सोनी सी बड़ी आंखें, हवाइयां उड़ी उड़ी। सरवन ने टाल दिया। जा रही होगी कहीं, साथ का सहारा खोज रही है, आगे मुड़ जाएगी किसी ढाड़ी में। ससुराल से रार कर रीस कर निकल गई होगी, अब डर लग रहा होगा। पैंट के नेफे पर हाथ फेरा, पहली गड्डी सलामत। ठिठक कर एक पैर से दूसरे पैर के मोजे को टटोला, दूसरी गड्डी सलामत, तीसरी भी। पैंट पर बधी नए गढ़ाए गहनों की पोटली तो गढ़कर लगातार पता दे ही रही थी। दोनों आधा मील चल लिए। सरवण मुड़ा तो देखा कि हथलेवे में बंधी लाड़ी के नाई वो पीछे पीछे आ रही थी। चेहरे पर वही थकान जो देर रात के कारण नवेली के मुख पर हो। हुक सी उठी 40 साल के सरवण के। अजीब से समय पर मिली इस ठगनी मायाविनी के भय के चलते उसने ज्यादा बात नहीं की, वरना अपने सुंदर डील डॉल बातों और आखिर में चांदी गिलट के जेवर और रोकड़े के लालच से बाहर गांव में वह कई औरतों को अपने निकट लाता रहा है। यह परिस्थिति कितनी विचित्र है। एकांत है, स्त्री है, साथ चलती हुई, लेकिन उसकी आगे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। उसका कुतूहल बढ़ा। वह उससे बोलने और उसे परखने के लिए बेचैन हो गया। पगडंडी खत्म हो गई थी।
टूटी फूटी सड़क आ गई थी। ससुराल से रीस कर आई हो क्या? वह चुप। मायरा किस गांव में है? वह चुप। ब्याह हुआ है कि नाते वाते? वह चुप। चुप रहना है तो मेरे लौरे आने की जरूरत तो है नहीं, कहकर सरवण जल्दी जल्दी चलकर आगे पहुंच गया। वह चुप थी, मगर जेठ की बौराई, धूल भरी हवा चीख कर पूरे परिदृश्य पर झपट पड़ी। चांदनी धूल धूसरित आसपास उगी, करील की झाड़ियों में छिपी बटपड़ों के चूजों ने पर फड़फड़ाए। मोर प्याऊं प्याऊं करने लगे। एक लोमड़ी सरपट भागी। वह दौड़कर पास आ गई, उसका कुर्ता पकड़कर आंखों से भीख मांगने लगी। बच्ची सी है ये तो, उसकी भतीजी केशरा की उम्र की। गेहुवन सुनहरा रंग, बड़ी और भोली आंखें, अच्छे घरों की सी सुघड़ नाक, चेहरे पर बालकों जैसी लुनाई कि बस अभी माँ का आंचल छूटा और ताड़ पर चढ़ गई। काचरी की बेल सी लंबी मगर कच्ची बेल, देवकन्या सी। ये क्या जबरदस्ती लारे चिपकना, कुछ पूछो तो चुप। सरवन बड़बड़ाया। मेरी माँ, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मैं कोई काका हूं तेरा? सरवन चीख कर हाथ उठाकर डपट कर बोला। हताशा में लड़की वहीं रुक गई। कुछ कदम चलकर वह सड़क के किनारे घुटने मोड़कर बैठ गई। सिहरती देह से लगा रो रही है। दूर दूर तक सन्नाटा, सूखे मैदान में करील के झाड़, बेर आकड़े। टूटी फूटी नागिन की केचुली सी रेत में लहराती खो जाती सड़क। बीच बीच में एकाध ट्रक आ जाता। कहीं आत्महत्या न कर ले छोरी। जिस तरह से अकेली चल पड़ी है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जीने की आशा खोदी हो ऐसा भी नहीं दिखता। जीना नहीं चाहती तो पीछे क्यों चलती? रानी सती के ताल में नाक बंद करके कूद लेती। सरवण का कुतूहल बढ़ा। देख, रो तो मत, बात बताएगी तब तो समझूंगा ना। दुख हर इंसान को होता है, पेड़ पत्थरों को तो होता नहीं। तू अकेली लड़की की जात, तुझे यहाँ छोड़कर जाना मुझसे हो नहीं रहा। साथ तो चल ही रही है, पर ठिकाना तो बताना पड़ेगा ना। उसने गुरुजी के सुने प्रवचनों की 2 बातें दोहरा दी। इतने पर भी वह चुप। वह पूछ पूछ कर थक गया, फिर चल पड़ा। लड़की को मुड़कर देखा। उसने पगरखियां हाथ में ली और पीछे आने लगी। सुना है 4 पग साथ चलकर लोग अपने दुख बांटकर निश्चिंत हो जाते हैं। रात भर साथ चलकर, लगभग 3 कोस साथ चलकर, दोनों में से कोई एक दूसरे के मन की ठा न पा सका। दोनों के बीच एक विचित्र मुखबंधन बंध गया। युवती अपना मन नहीं खोलना चाहती। वह कुछ कहना भी चाहे तो इसको कोई दिलचस्पी होगी लगता नहीं। देख, बस सवेरा होने को है। 1 कोस और चलकर मेरा गांव पितल्या आ जाएगा। तू अब भी बता दे कि तेरे को जाना कहाँ है। आधे कोस पर से मेरा खेत शुरू हो जाएगा, जहां मेरे बेटे हल जोतते मिल जाएंगे। युवती चुप थी। सलेटी सुबह उसके गेहुआ चेहरे पर राख सी उड़ा गई। वह बुरी तरह क्लांत थी। डबडब आंखें, हमेशा गीली गीली मछली जैसी, लंबी कान तक चिरी हुई। मेरे गांव थोड़ी देर ठहरना हो तो ठहर जाना। अपने गांव और लोगों के बारे में बता दोगी तो अपने लड़के को अपने खर्चे से भेज दूंगा, या अपनी बैलगाड़ी से। खो गई हो तो कोई निशानदेही उस जगह की कर दो। मैंने कितनों ही तालाबों का पानी पिया है, बहुत जगह घूमा हूं, पहुंचा दूंगा। तुम आसपास के 7 गांव की औरत नहीं हो, यह मुझे मालूम है। वह गर्व और संशय मिलाकर बोला और आगे आगे सीना तानकर चलने लगा। वह छाया की तरफ पीछे चलने लगी। सूरज की लाली पूरब को केसरिया कर गई तो युवती का रंग सुनहरा चमकने लगा। सरवण को लगा उसके होठ पर भीनी मुस्कान आई। सरवण गुनगुनाने लगा, खड़ी नीम के नीचे खड़ी मैं तो अकेली। उसकी सुरीली गुनगुनाहट सुन लड़की को पीछे छूटा ठिकाना याद आने लगा। पीछे छूटी एक मिनकी बिल्ली, मुनक्यो बकरी और उसके 2 मेमने लीलू सीलू याद आ गए। कल दोपहर जब दादी के घर से निकली, तब से लेकर अब तक जो भी बातें हुई, जो समझाइश दादी और मनोहर काका साने की, वह सब कुछ याद आने लगे। गोगा पीर भला करना। मेले में मनोहर माट साहब ने सही आदमी की तरफ ही इशारा किया हो। यह आदमी वैसा तो नहीं लग रहा। भगवान ही जाने
कि वही है या कोई और। इस अनिश्चितता में भी शांति मिल रही थी उसे, उसके पीछे चलने में, मगर पीछे छूटे हुए की याद में उसका दुख उमड़ पड़ा। बूढ़ी दादी के साथ बचपन से खेतीबाड़ी का काम या फिर बकरियां संभालने का काम करती रही। मनोहर माट साहब लड़कों की प्राथमिक पाठशाला के मास्टर थे, दादी के रिश्ते के देवर। वह उनसे पढ़ना लिखना सीखती रही। जैसे तैसे 8वीं पास कर गई। बूढ़ी दादी ही उसकी सब कुछ थी। वह कभी पूछ न सकी कि वह किसकी संतान है। बूढ़ी के 4 बेटे थे, उसी गांव में उनके घर बार। फिर वह बूढ़ी दादी की किस औलाद की औलाद है। सबकी बेरुखी से उसने जान लिया वह कोई अनाथ अभागण है। एक रोज अचानक बूढ़ी दादी ने उसे समझाया कि उसके दिन अब यहाँ पूरे हुए। यह सुनकर वह तो घबरा ही गई। वह नाना करती रही। बूढ़ी दादी रोती रही, वास्ता देती रही। पिछली रात भर वह सो न सकी। मुर्गा जिसे उसने पाला उसने बांग दी तो वह रो पड़ी। ये भी पराया निकला। दादी ने पुरानी पेटी से निकालकर मुड़े तुड़े 108 रुपए दिए। सुबह के 10 बजते बजते बूढ़ी दादी, वह और मनोहर माट साहब बस में साथ बैठकर पास की तहसील में ले गए। वहां पशु मेला लगा था। धूल ही धूल उड़ रही थी। बैलों, गायों, ऊँटों, बकरियों और गधों के झुंड, बेचने वाले और खरीदने वालों के गुलाबी, पीले, नीले, सतरंगी पगड़ भी धूसर दिख रहे थे। मनोहर माट साहब फला गांव के फला मनक सरवण को खोजते थे। दादी हर आदमी का मुंह ताकती और मना कर देती। ऐसे ही दोपहर बीत गई। शाम होने आई। मनोहर काका ने 25 रुपए देकर एक छोरे को काम पर लगाया। तब जाकर वह खबर लाया। पितलिया गांव के उप सरपंच श्रवण भाटी आया था। नई ब्याही भैंस और पाड़ी का मूल भाव तो दोपहर ही हो गया। फिर वो सर्राफे की तरफ निकला। घर में किसी का शादी ब्याह है। लाली के लिए सोने का मांदल्या और चांदी के कड़े खरीदे हैं। अभी रमेश कुमावत के ढाबे पर खाना खा रहा है। फिर निकलेगा रानी सती के दर्शन के बाद पैदल ही। उसके गांव की तरफ बसें जाती नहीं। जीपें तो टूटी सड़कों की रेत में फंस जाती हैं। ऊँट गाड़ियां शाम के बाद चलती नहीं। बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली चलते हैं, वो भी फसल के समय। इतनी जानकारी मिलने पर बूढ़ी दादी ने उसे गले लगाकर छाती पर पत्थर रखकर विदा ले ली। गले में अपनी चांदी की मोटी हंसुली डाल दी। कान में अपनी सोने की 8 आने भर की बालियां। वह नाना करती रही। बूढ़ी ने कसम खिला दी, कांचड़ी तेरे आसरे में जी गई इतना, मेरे आसरे तू बेटा कितना रहेगी। मेरी और मसान की दूरी अब कितनी, तू अब लौट जा अपने ठिकाने। गोगा पीर भली करेंगे, तुझे तेरा ठिया मिल जाएगा। तू छोटे घर की नहीं है कि भोटे खटिक्के जैसे मजदूर तेरा रिश्ता मांगने आ जाए। तेरे खेत में काम करते हैं बावली, भोटे जैसे 10 एक शाम के वक्त पिछवाड़े उस भोटे मजदूर से बात क्या कर ली उसने। दादी के बेटे उसे उससे ही मूल लेकर ब्याहने पर तुल गए थे। वह भी तुरंत 1000 रुपए गिनने लगा दादी के बेटों के आगे, जबकि उसका उसकी किसी बात पर हंस देने के सिवाय कोई अपराध न था। ऐसे में दादी ने उसे वापस जाने कहा और कौन से ठिकाने भेजने की ठान ली, जैसे वह कोई वनवासिनी राजकुमारी, सिया कुमारी ही हो। उस रात संक्षेप में दादी ने कोई भयानक कहानी सुनाई, जो उसने यूं सुनी कि किसी और की कहानी हो, जबकि यह कहानी अपनी असलियत थी। यह समझने में उसे बहुत समय लग गया। फिर जो उसका रोना शुरू हुआ थमा ही नहीं। वह तो कह भी नहीं सकी, दादी मेरी जिंदगी तेरा एहसान है, मैं तुझे क्या दूं लौटाकर। मंदिर में पहुंचकर भी बस रोती रही। मुड़ मुड़ कर दादी को खोजती सी उसकी आंखें बह बह कर सूज गईं। मनोहर माट साहब उसे रानी सती के ताल के किनारे एक चौतरे पर बिठाकर दूर बैठ गए। पीली और धानी पाग में एक लंबा सा सतर आदमी मंदिर के अहाते में घुसा। मूंछ की अकड़ और पाग के तुर्रे की अकड़ कोई ढीली न थी। तपकर गोरे से तांबई लाल हुई रंगत, छोटी तीखी बाज सी आंखें, घमंड दिखाती नाक, मोटे होठ, खेजड़ी के नीचे मुंह पर गमछा रखे हुए काका ने उसी की तरफ
तर्जनी का इशारा किया। वह उस आदमी को एकटक देखती ही रह गई। पहले वह ताल की तरफ ही बढ़ा। वह धोती खोलने लगा तो वह पलटकर बैठ गई। आवाज़ों ने पता दिया कि उसने स्नान पूरा कर लिया था। थैले से पूजा का सामान निकालकर घंटे भर तक रानी सती के मंदिर में कर्मकांड करता रहा। कुछ देर पेड़ के नीचे 1 घंटे नींद ली। मनोहर माट साहब उसे हाथ हिलाकर निश्चिंत होकर जा चुके थे। शाम ढल गई थी। रात करवट बदल रही थी। यह चौतरे पर स्थित बैठी थक चुकी थी और रात की पहली ठंडी बयार चलने पर बालों की लट चेहरे पर छा गई थी और इसने छीड़ सिमटी सी अंगड़ाई लेकर पहलू बदला था। यही समय था जब सरवन ने इसको देखा था, चौंका था। जमीन जंगल सब बदलने लगा था। टूटी सड़क भी खत्म हो गई। पगडंडी जिस पर वह चल रहा था उसके दोनों तरफ लंबे लंबे थूर के अनवरत जंगल शुरू हो गए। उसने कांटों के डर से पैर में पगरखियां डाल ली। थूर का जंगल जहां खत्म हुआ, एक और फसल कटे खेत आने लगे, दूसरी तरफ सूखी घास का मैदान। इक्का दुक्का गाय चराने वाले कचकच करते मिलने लगे। वहां से हमारे खेत चालू होंगे, सरवन ने पीछे मुड़कर उसे बताया। उसके होठ सूख रहे थे। मशक से उसने उसे पानी पीने को दिया। आखिरी ओक के पानी से उसने मुंह पखार लिया। दूसरी चेहरे से धूल धुलते ही सुनहरी रंगत निखर आई। मांसल होठ नम हो गए, आंखें पूरी खुल गईं। सरवन कितनी बार ठिठका उसके रूप को देखकर, फिर उसके बालकों जैसे मुंह को देखकर। उसकी अनजानी बदकिस्मती पर आ भरकर आगे चल पड़ा। इस छोटी उम्र की औरत को लेकर सरवण जब गांव में घुसा, उसके पीछे कुछ लड़के चलने लगे। उनके गांव पहुंचने से पहले ही एक साइकिल सवार स्कूली छोरे ने गांव लौटकर सरवण के किसी सुंदर कम उम्र की औरत के साथ आने की बात फैला दी थी। 15 मिनट लगे होंगे कि सारे गांव में खबर फैल गई। मेले में भैंस बेचने के बाद उन पैसों से ब्याह कर लिया। छी छी, बेटे का ब्याह सर पर है, पहले खुद ही ब्याह कर लिया। एक औरत रखेल खरीदी है सरवण काका ने, उप सरपंची गई उसकी। यह खबर जब सरवण के घर पहुंची तो उसकी लुगाई छाती कूट कूट कर रोने लगी। माँ को तड़पता देख जल्दी ही ब्याहने वाला लड़का ताव में आ गया। लाठी उठा ली। मेरा पूत है तो मत चढ़ने देना उस बाजारू औरत को मेरी मेड़ी में। इस सारे तमाशे से कुछ आशंकित कुछ अनजान सरवण एक भीड़ को धकेलता घर में घुसा। बेटा सामने आया तो उसने उसे धकिया दिया। युवती को तो तमाशा समझ एक भीड़ ने बाहर ही घेर लिया था। सरवण भीतर आंगन में खंभे के आसरे सिर पर हाथ धरकर खड़ा हो गया। क्या भीड़ जमा कर रखी है बावलों? यह छोरी मेरी कोई नहीं है। बिना पहचान रानी सती के मंदिर से ही पीछे लग गई। लोग ऐसी बेसिर पैर की बात पर क्यों विश्वास करने लगे? घर की औरत तो बिल्कुल नहीं। इनके लक्षण कब सीधे थे। कभी वो रूप सिंह की राण से चक्कर, कभी बूढ़े सरपंच की पतोहू से लाग लपेट। किस लिए कोई औरत लारे लगेगी? लालच दिया होगा चांदी की पाजेब का, कहकर सरवण की पत्नी मोंगरा रोने लगी। सच कह रहा हूं सोहन की माँ, ये कुजात औरत मेरी कोई नहीं। खुद ही कोई पूछ लो जो ये बोले। रास्ते भर ये बोली ही नहीं। मैं तो पूछ पूछ कर मर गया, न साथ छोड़े न कुछ बोले। भूखे सरवण को न खाना मिला न खाट। वह लकड़ी के खंभे से टिककर साफा उतार कर पसर गया और कुगड़ी को कोसने लगा। उसकी लुगाई ने खपरेल वाली कोठरी बंद कर बेसुरा लयबद्ध विलाप शुरू कर दिया। सोहन और सुगम माँ के लाडले बाप के खिलाफ पंचायत बैठाने चले। बड़े लड़के की बहू मैना ने सुध ली। भीड़ में फंसी तानों की मार झेलती, धक्का खाती उस अनजान युवती की। खुद घूंघट काढ़ा, लड़की के लुगड़े को भी ठीक करके घूंघट करा दिया और आगे बढ़कर कंधे से थामकर उसे सुरक्षित औसारे में ले आई। पानी पिलाकर कोने में बिठा दिया। कुछ देर में भीड़ लौट गई। घर के लोग एक तनाव में बंद चाय सुड़क रहे थे। चाय के बाद सरवण की लुगाई ने बहू को हुक्म दिया कि इसे बाहर निकाल दे, जहां समझ जाए इसे वहां जाए। लड़की के आंसू टप टप बिन आवाज।
तू कौन है अभागी? बोल तो। अब मैं कुछ कर नहीं सकती। भगवान का ही आसरा है। सच ही तू कोई ठगनी है क्या? उत्तर में लंबी मछली आंखों में वो कातरता ले आई कि रास्ते भर और कुछ पूछ ही न सकी मैना। बस उसे मंदिर के आगे छोड़ गई। वह धीरे से दीवार से सटते हुए 5 सीढ़ी छाया की तरह सरकती खंभे से लगी भीतर जा बैठी। पूरी रात की जागी क्लांत आत्मा ठंडे फर्श पर सो गई। जीर्ण मंदिर के पुजारी एकाकी वृद्ध थे। श्रवण कुमार भाटी की कथा छोरों ने उन तक पहुंचा दी थी। श्री राधा माधव को जगाकर भोग लगाकर उठे तो ठंडे फर्श पर सिकुड़कर लेटी आकृति का केवल मैला गुलाबी ओढ़ना और मैल की चिरंतन दरारों से फटी एड़ियां ही दिखी। उस म्लान कांताकृति से कोई प्रभामंडल फूटा या भरम हुआ पुजारी को। उन्होंने सूजी के हलवे का प्रसाद दोने में भर एक सकोरा दूध के साथ बगल में रख दिया। जरा सी आहट से जागने वाले बिन माँ के मेमने सी वह उठ बैठी। खा ले पहले, फिर सुने मरम कथा तेरी भी। गांव के बाहर पाली वालों के कुएं के सामने फैले 5 बरगदों वाले छायादार हिस्से में गांव की पंचायतें होती थीं। दोपहर ढली तो एक नई तरह की समस्या पर आपातकालीन पंचायत बैठी। सरवण अपनी पर अड़ा था कि यह कम उम्र की लड़की मेरी कोई नहीं है। यह बिन बोले मेरे पीछे आ गई है। उसकी इस बात पर किसी को यकीन न था। लड़की का रूप ही माया है। फंस गया सरवण। झूठ पर झूठ बोल रहा है। खेतों ढोर डंगरों का काम छोटे लड़कों पर डालकर बड़े पंचायत में शामिल हुए, मगर छोटे लड़के पंचायत में आने के लालच में काम भुला बैठे। कुछ बड़ों ने उन्हें गालियां दी। अपराधनी सी पुजारी काका के पास बैठी उस युवती का लावण्य था ही ऐसा कि हर कोई रास्ता भूल जाए। गांव के लड़के मंडरा रहे थे उसके आसपास, फप्तियां कस रहे थे अश्लील। आदमियों की पंचायत में औरतें अमूमन नहीं आती, पर यह मसला तो लुगाई और सौत का था। सो आज बात बदल गई। आसपास के पेड़ों की आड़ में घूंघट काढ़े गांव की तमाम औरतें आ बैठीं। सरवण की मूछ आज कड़क नहीं थी, पाक का तुर्रा भी ढीला था। वह आज उपसरपंच की हैसियत खोकर सामने हाथ बांधकर बैठा था। लड़की को खा जाने वाली निगाह से देख रहा था। लड़की पुजारी काका के पीछे कहीं विलीन हो जाना चाहती थी। सरवण को पंचों की आज्ञा हुई कि रानी सती की सौगंध खाकर सच बता दे। उसने रात रानी सती के ताल के पास बैठी इस अकेली अपरिचित युवती से सामना होने से लेकर सुबह तक की सारी बात विस्तार से बता दी। इन बातों में राई रत्ती झूठ नहीं। रानी सती गोगा पीर मेरी रक्षा करो। यह कोई डाकण ही है कि मायाविनी? इसके चलते हमारे ब्याह वाले घर में इतना कलेश हुआ। मैं जवान लड़कों का बाप, इसे क्यों खरीद कर घर लाऊंगा? रखेल ही रखना था तो वहीं तहसील में रख छोड़ता। वहां मेरा महीने के महीने आना जाना, यहाँ किस लिए लाता? सच कहता हूं पंचों, यह मेरी कोई नहीं। इसी से पूछ लो। ये बोले तो, ना बोले तो लगाओ जूते या रखो अंगारा इसकी हथेलियों पर। कह कहकर सरवण उठ गया और भीड़ में लौटकर आगे ही आगे सर पकड़कर बैठ गया। सभा का शोरगुल रोकने के लिए 80 साल का सरपंच दहाड़ा। लोग चुप गए। उसने लड़की को बुलाया, सामने सभा के बिठा दिया। लड़की सिर झुकाए फटा गुलाबी लुगड़ा माथे पर लिए सर घुटनों पर टिकाकर बैठ गई। लीपा हुआ अहाता पैर के अंगूठे से कुरेदने लगी। देखो बेटी, सच बताना। सरवन ने जो बताया क्या सच है? लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। शोर एकदम थम गया। तुम किस गांव की हो? लड़की ने बरगदों के नीचे की तरफ जमीन की तरफ अपनी उंगली सीधी कर दी। मतलब? लड़की ने गांव की बस्ती की तरफ इशारा किया। पितल्या की हो तुम? लड़की ने हाँ में सर हिलाया। बोलती क्यों नहीं बेटी, तू गूंगी है क्या? लड़की ने चेहरा ऊपर उठाया, आंसुओं से तर, और जल्दी जल्दी 3 बार हाँ में गर्दन हिला दी। कचकच कचकच करके सहानुभूति की सिटकारियां बरगदों की आड़ में बैठी औरतों की तरफ से आई। आदमी सन्नाटे में बैठे रहे। यहाँ क्या सासरा है तेरा? किस घर में ब्याह हुआ तेरा? एक पंच ने पूछा।
आशंका यह ठहरी कि बाल विवाह की कोई परित्यक्ता है। गूंगी निकलने पर गौना नहीं हुआ, सो सरवण के पीछे गांव चली आई। लड़की ने नामे सर हिला दिया है। अब तो खुसर पुसुर बहुत बढ़ गई। बावली, तो यहाँ तेरा मायका है क्या? लड़की हामी में गर्दन हिलाती चली गई। लोग सन, कौन है तेरा पिता? लड़की ने सरवण की तरफ इशारा कर दिया। सरवण की लुगाई फिरेगा आग में जली कि किस सौतन की बेटी है यह? और माँ तेरी कहाँ रहती है बेटी? लड़की ने सरवण की लुगाई की तरफ हाथ उठा दिया। पंचों गुहार, गैली है या छोरी, कोई ठगनी है? सरवण की लुगाई घूंघट के अंदर से चीखी। 80 साला सरपंच गोपाल भाटी दादा उठे, सतर लंबे, सफेद लंबी फहरती दाढ़ी। वे कंचन के सर पर हाथ फेरने लगे, फिर भीड़ की तरफ मुड़ करके बूढ़ी हुंकार लगाई। वे बूढ़े बरगद से हिल रहे थे। सिर झूम रहा था बूढ़े दादा का, जैसे भाव आए हों कुलदेवी के। भीड़ की गुनगुन गुबार सी उठी। वो बोले तो गुबार बैठ गया। मैं बूढ़ा हो चला हूं, पर मेरी दीठ अब भी सच देख लेती है। मेरा पड़ाव अब मसाण है, सो कोई लोभ मुझे है नहीं। इसे ले आने से सरवण का दोष मुझे नहीं लग रहा था। साथ ही यह गूंगी कन्या मुझे तो निर्दोष लगती है। बेटी बता, तेरे साथ अन्याय क्या हुआ? तू सरवण के पीछे क्यों और कैसे आई? इशारों में सही सच बता, यह तो हमें जानना होगा। बेजबान लड़की गोंगो कर ऐसा गूंगा विलाप करने लगी, भीड़ में बैठी औरतों की छातियां दरक गईं। कैसी तो उदासीन सज्जा, फटी ओढ़नी, रेत भरे बिखरे बाल, मैली एड़ियां। लेकिन उसकी सृष्टि तो मलिन सज्जा में ही खिलने के लिए हुई थी मानो। पर उसकी गोंगो कौन समझता? पंचों, इस लड़की से सत्य कहलवाना होगा, चाहे इशारों में चाहे जैसे। फिर जो सच सामने आए। यह अब गांव की बेटी है, ठौर पाने तक मंदिर इसका घर। मैं दोनों पक्षों को 7 दिन देता हूं। इस लड़की का बाल भी बाका न हो। पंचों मंदिर के आसपास नजर रहे। कह सरपंच गोपाल दादा पुजारी और लड़की के आगे कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पुजारी ने गूंगी लड़की की तरफ आश्वस्ति से सर हिलाया और झुकी बूढ़ी पीठ लिए चल पड़े। वह उनके पीछे। भीड़ तमाशा मजेदार न होने की निराशा में धूल उड़ाती पलट चली। अश्लील फप्तियां कसते लड़के खुद की निगाह में शर्मिंदा से होकर विलुप्त हो गए। ये 7 दिन गांव के इन्हीं चर्चाओं कुचर्चाओं में बीतने थे। यही गांव नहीं, बात गांव के बाहर चली गई थी। गांव में ब्याह की सायतें भी चल रही थीं। बाहर गांव के लोगों का आना जाना लगा था। इस सब सगुन सायतों के बीच कभी गूंगी लड़की लोगों को याद रहती, कभी भूल जाते। लेकिन गांव के मर्म एक कांटा तो बिंधा ही था। इधर सरवण आग पर लौट रहा था। 2 पंच उसके पक्ष में जमे थे, 2 पंच सरपंची के दावेदार गोपाल काका की तरफ झुके थे। एक शाम सरवण ने बुला भेजे, बाकी के 2 भी। इंग्लिश रम की बोतल रखकर बोला, पंचों, ये जाती है, न जाने किसकी औलाद मेरे माथे डाल रहे हो। इसने गूंगी ने कह दिया। आह के थोड़े आंधळे पुजारी ने बताया कि लड़की निर्दोष और सच्ची है, और आप सब मान कैसे सकते हो? ऐसी वैसी कोई बात तो हमारे जमीन पर गिरती परछाइयों ने कभी कबूल नहीं की। फिर सबूत क्या? पंचायत क्यों मानेगी भाई गूंगी की बात? पंचों के मगज में यह बात अटकी थी कि ऐसे बरसों बरस बाद लौटने लगी, सर पर चक्की के पाट जैसे बोझ सी, पाक के तुर्रे और मूछ की ऐठ में ढील डालती ये छोरियां तो हो गई गांव की प्रमुख जात की गत। बात फैली नहीं होती, अब भी उतना मुश्किल नहीं होता, लड़की वो भी गूंगी को। सरपंच जी ने बोला ना, निपटाने की बात तो सोचना भी मत, बात गांव के बाहर तक पहुंच गई है। एक पंच ने डराया। इतनी बड़ी बात तहसील जिले तक न फैले, इसलिए सब एहतियात बरतना चाहते थे। लड़की को 7 दिन अपने पक्ष में फैसले के बाद वापस वहीं जहां से आई है फेरना ही होगा। वह भादु था, पढ़ा लिखा कुमार युवक, जो अपने स्कूल पढ़ाने जाता सुबह सुबह। तब जाते हुए देखता मंदिर के धुएं धुंधलके में गूंगी लड़की की देहाकृति को।
वह सुबह सुबह बुहार रही होती मंदिर का लिपा अहाता। एक गूंगी का साहस उसे अचरज में डालता। वह इस गांव का नहीं था, न इस तहसील का। वह पंचायत समिति एक अध्यापक वाले स्कूल में तैनात था। स्कूल का पीर भिश्ती, खर बावर्ची, सब कुछ। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। बड़े एक ठंडी निगाह से ज़्यादा कुछ न देते। वह इस गांव में लड़कियों की संख्या पर हैरान था। जितनी बड़ी जाति, बड़ा घर, उतनी कम लड़कियां। वह एक बार घर घर गया, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक करने। अगले दिन ही धमकियों के मौखिक परवाने आ गए। वह चुप बैठ गया भुनभुनाकर। दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, इनका हाल आज भी यही। तीसरे दिन वह हिम्मत करके, नास्तिक होते हुए भी पंचांग पूछने के बहाने मंदिर की सीढ़ी चढ़ गया। पुजारी सुबह की पूजा समाप्त करके बैठे थे चौकी पर। गूंगी लड़की उनको नाश्ता परोस रही थी, जो शायद उसने ही बनाया था। सांकेतिक मूक संवाद में कोई आत्मीय संवाद चल रहा था। पुजारी भोजन के स्वाद की प्रशंसा कर रहे थे, वह हंस रही थी। उसकी आंखें हंस रही थी। भादु ने प्रणाम किया, पहले पुजारी को, फिर लड़की को। वह संकोच में बस सर हिलाकर रह गई। आजा भादु बेटा, चल तू रास्ता तो भूला, नहीं तो तू और तेरी पाठशाला। बैठ जा बेटा, इसके लिए भी राबड़ी घाल ला। बहुत दिनों बाद ऐसा स्वाद लिया मेरी रसना ने। मैं तो भोजन करके ही निकला, किंतु आप स्वाद की बात कर रहे हैं तो देखें। वह तुरंत एक पीतल के कटोरे में राबड़ी ले आई। पुजारी को यह उचित अवसर लगा। वे उठे और उन्होंने अपनी आरती और मंत्रों की तेल सिंदूर रची कॉपी के फटे पन्ने पर लिखा और भादु से बोले, आज एक पुण्य का काम कर जा भादु। इसकी राम कहानी तो तूने सुनी होगी। इसका भागी का नाम कंचन है। इससे तो इसका पूरा बयान लिखवा। इशारों में थोड़ा जो मैं समझा वो बता देता हूँ, बाकी तू पूछ कर लिख इस कागज पर। ये भी लिखना जानती है, फिर तू सलाह देना कि फैसला सही हो, इसके लिए क्या करे। दोनों दोपहर होने तक मंदिर की चौड़ी सीढ़ी पर बैठे। भादु ने जो भी लड़की से इशारों में निकलवाया था या कोयला देकर सीढ़ी के फर्श पर लिखवाया था, फिर खुद हाथ से कागज पर लिखकर 2 बार इसके आगे पढ़कर पक्का किया था। आज स्कूल छूट गया। वह कंचन के आग्रह पर दोपहर के भोजन के लिए रुक गया। कहते हैं चोर बार बार गुनाह की परछाइयां टटोलता है। सरवण मुंह पर फेंटा बांधकर मंदिर के आगे से गुजरा। गली से निकलते ही चौड़ी मोड़ पर से देख लिया उसने लाल पत्थर की सीढ़ी पर, गाल पर हाथ टिकाकर, ठीक उसकी अपनी पत्नी मोंगरा के मोहक अंदाज में कंचन किसी आदमी की बातें गौर से सुन रही थी। उस आदमी की पीठ थी। छोरी की तीखी नाक और शहद के रंग की आंखें, गोरे माथे के 3 सल उसे अपना आईना लगे। ऐसी लंबी काठी की छोरी तो किसी और। जल्दी जल्दी चलकर उसने इस सोच से पीछा छुड़ाया तो दूसरी सोच साथ लग गई। वह मंदिर के सामने था। ये इस भादुड़े की क्या बात सुन रही है? क्या सिखा पढ़ा रहा है ये छोकरे जैसा मास्टर? कहीं लड़की को शीशे में तो नहीं उतार रहा? इतनी हिम्मत इसकी कि मेरी क्यों? मेरी होती तो इस तरह खुलेआम इस भादुड़े से। सर झटक कर नाली में थूकने को हुआ कि उसके चेहरे पर लपेटा फेंटा खुल के गले तक आ गिरा, ठीक उनके आगे। दोनों की नजरें नीचे रास्ते पर ठिठके सरवण पर पड़ी। भादु झेप गया, उठने लगा। सरवण की चोर नजर कंचन की कातर नजर से मिली। करियो थारो काई में कसूर, मैंने क्या कसूर कर डाला तुम्हारा? भटक कर घर लौटा सरवण तो कुलदेवी की पूजा के गीत गाए जा रहे थे। जाजम पर इकट्ठी लुगाइयां मंगल गीत गा रही थीं। पत्नी मोंगरा का चेहरा जो कल तक जगरमगर था, छुटके के ब्याह के उत्साह में आज बुझा हुआ था। गोरे रंग पर राख, उसके कान बस विदा गीत सुन रहे थे। छोटी सी उम्र, करियो थारो काई में कसूर। सरवण भी अनमना हो गया। कल लड़के का तिलक है, पूरी बिरादरी का जीमण होगा। लड़की के पैरों की बिवाइयां, फटा लुगड़ा और सुंदर मगर उदास मुखमुद्रा उसके आगे कौंध गई। उसे झुंझलाहट हुई। उसने खींचकर अपनी पगरखियां जोर से पैर से उतार फेंकी और गहमा गहमी से अलग भीतर कमरों की तरफ बढ़ गया। उसके आगे खाना लगाती बड़े की बेंदड़ी को मना कर दिया। अभी नहीं। छोटे के तिलक की रस्म हो गई।
कंचन दोनों पति पत्नी की सोच में गोखरों की तरह अटकी रही। दोनों झुंझलाते रहे। 7वें दिन फैसले का इंतजार दोनों पक्षों को था। इस पक्ष के आगे बचाव के सवाल थे। सबूत दो, गवाह लाओ। उस पक्ष के पास मुकम्मल जवाब थे। पर जब जवान ही नहीं तो 7वां दिन आया। दोपहर ढले तक ठीक वैसे ही गांव के बाहर पालीवालों के कुएं के सामने फैले 5 बरगदों वाले छायादार हिस्से में पंचायत जमी। लोग लुगाई पहले से आ जुटे। पुजारी के साथ अपना आंसुओं से धुला चेहरा लिए कंचन सर उठाए फटे लुगड़े को तरतीब से जमाए आ रही थी। उसके पीछे गांव के वही छोरे भादू के साथ शांत चले आ रहे थे। इस बार 2 पत्रकार भी आ गए। 4 पंच और एक नया नियुक्त युवा उपसरपंच और सरपंच गोपाल काका धीरे धीरे आगे बिछी जाजम पर जा बैठे। गोपाल काका सा ढले हुए से दिख रहे थे। चिर परिचित हुंकार को विश्राम दिए। उपसरपंच उठा। हाँ सरवण काका, आप पहले रखें अपना पक्ष। सरवण अपने कुनबे के बीच बैठा था। उसकी पत्नी मोंगरा घूंघट में से पुजारे के पीछे छिपी रुआसी लड़की को देखे जा रही थी। दोनों बेटे शादी वाले घर में रुक गए थे। सरवण के 2 भाई और जीजा साथ थे। बड़े वाले की बहू अपनी सास का कुछ ढीला स्वास्थ्य देख साथ चली आई। सरवण उठा, पंचों को नमस्कार किया। बहुत विनम्र शब्दों में बोला, खड़ी खंबा पंचों, मुझे क्या पक्ष रखना है सारा गांव जानता है। पूरी बात की कैसे 7 दिन पहले इसी तहसील के एक गांव से यह अनजान बालिक गूंगी लड़की पशु मेले के बाद मेरे साथ चली आई है और इसका कहना है यह मेरी संतान है। मैं खुद उपसरपंच रहा हूं इस पंचायत का, जिसे सबूत और गवाहों की दरकार रहती है हर फैसले में। मैं इनकार करता हूं कि यह मेरी संतान है, तो यह सबूत दे। उपसरपंच ने कंचन को उठाया। लड़की सुन तो तुम लेती हो, सरवण काका ने जो कहा वह सुना होगा। क्या तुम अब भी यही कहोगी कि तुम सरवण की संतान हो? सबूत क्या है तुम्हारे पास? पुजारी के इशारे पर कंचन ने उठकर अपना लिखित बयान पंचों के आगे कर दिया, जिसे युवा सरपंच ने पढ़ा। ईश्वर समान पंचों, कंचन कुमारी भाटी का खंबा खड़ी। मैं जन्म की गूंगी नहीं हूं, न मैं अनाथ हूं, यह मेरी दादी ने बताया। मेरे हिस्से में मेरे पिता श्रवण कुमार भाटी की वल्दियत है। मेरी माता मोंगरा देवी है। मैं इन दोनों की पहली संतान हूं, जिसे दाई भूरी दरोगा ने जन्म दिलवाया था। कन्या होने के कारण मुझे एक थैली नमक के साथ भूरी को सौंप दिया गया। भूरी दाई ने मेरे कंठ में नमक भरकर थूर के जंगलों में पटक दिया था। दूसरे दिन भूरी दाई अपनी विधवा ननद कौसल्या के साथ मुझे देखने आई। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं तब तलक जीवित थी। अब तक मेरा लालन पालन कौसल्या दरोगा ने किया है, जिनको मैं अपनी दादी समझती रही। अब वे अशक्त हैं, मेरा पालन पोषण नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने मुझे पशु मेले में आए मेरे पिता को खोजकर मुझे उनके पीछे भेज दिया था। मैं माता पिता होते भी अनाथ क्यों रही? अब फैसला पंच करें कि मेरा ठिकाना कहाँ है, पिता का घर मेरा है कि नहीं। कहकर कंचन के गालों पर आंसू ढलकने लगे। पुजारी से रहा नहीं गया। वे उठे और अपने मंद्र गंभीर मगर डपटते स्वर में गांव वालों से बोले, कितना ही मूछों पर ताव दे लो निपुतों, पता नहीं बीते कई बरसों तक उन थूरों के जंगल से गुजरते तुम में से कितनों के पैर उन छोटे छोटे नरमुंडों पर नहीं पड़े होंगे। पता नहीं तब तुम में से कितनों की छाती दरकी होगी, कितनी बार पुलिस आई होगी और कितनी बार हम सब ने जबान पर जानते बूझते ताले लगाए होंगे। क्योंकि भाटियों तो भाटियों, दूसरे किसानों कुम्हारों का भी कोई कोई ही घर ऐसा था जिसमें भूरी दाई के कदम न पड़े हों। जो भीड़ सन्न थी, अब पुजारी की डपट पर भीड़ में से एक भीगी सहमी बेजार सहमति की हम की गुनगुन उठी। सरवण के बेटे सुगम की बहू मैना का मन हुआ। घूंघट काढ़े दौड़ पड़े कंचन की तरफ। सरवण की लुगाई उस रूप सी बेटी को सन्नीपात के मरीज की तरह देख रही थी, जिसे पहले सौत फिर सौत की बेटी ठगनी क्या क्या समझा। वो बहुत पहले गोद से छीन ली गई पहली संतान है, जिसके वियोग में कांचली बरस भर तर रही थी दूध से। उसे समझ ही नहीं आया कि वह करे तो क्या करे। वह फुसफुसाई, कितनी बेर तो सपनों में आई थी अभागी, मैं पहचानी कैसे नहीं। नाक तो एकदम अपने बापू जैसी है। ऐसा भाव उमगा
कि कोमल काकड़ी सी मतीरे की सुगंध वाली इस लड़की को अभी कांचली खोलकर दूध पिला दे। सन्नीपात में ही डकराती वो उठी घूंघट फेंका के और खूंटा छुड़ाकर भागने को हुई नई ब्याही गाय जैसे अपनी बछड़ी की तरफ, लेकिन उसके देवरों ने रोक लिया। सरवण फिर उठा। जोहार, यह लिखित एक तरफा बयान मानेंगे उपसरपंच जी? पंचों कुछ तो बोलो, यह सरासर झूठ है। सरवण की तरफ का एक पंच बोला, यह बयान तो एक तरफा ही है सरपंच जी, इससे कुछ साबित नहीं होता। मेरी माँ ने इस लड़की को वहीं भिजवा दें जहां से आई है। न तो अब भूरी दाई जीवित है, उसकी ननद कौशल्या सच में है तो सामने आई क्यों नहीं? एक पत्रकार आगे आकर प्रेस लिखा टटपुंजिया कैमरा लेकर कंचन के फोटो खींचने लगा। हर बार की तरह गांव के छोरों ने न जाने क्यों उसको खदेड़ा नहीं। तभी भादु उठा। उसने उप सरपंच को 3 और कागज पकड़ाए। उनमें एक दादी का अंगूठा लगा लिखित बयान था, दूसरे सरकारी अस्पताल के कागज जहां नवजात बच्ची कंचन का इलाज चला था, तीसरा जन्म प्रमाण पत्र जो भूरी दाई के हस्ताक्षर से बना था, जिसमें पिता का नाम दर्ज था, श्रवण कुमार भाटी। पंचों कौशल्या दादी सच में है, वह बूढ़ी खाट से लगी है। तहसील से 11 कोस आगे जोतसर ढाड़ी में रहती हैं। पुजारी जी ने मुझे भेजा। मैं खुद कल जाकर उनका अंगूठा लगा बयान लाया हूं। ये 2 कागज भी बूढ़ी ने दिए हैं। चाहे तो पंच उस बूढ़ी के बयान और तहसील में इन कागजों की किसी को भेज के तस्दीक कर लें। अब बात सर पर से पानी की तरह गुजर रही थी। सरपंच गोपाल काका उठे। उनके हुंकार में दम लौट आया था। देख रे सरवण, इस गांव में तोरण न बंधे, बारात न आए, भाटी मर्दों के सिर न झुके, ऐसी कोशिश करने वाला तू एकला तो नहीं ही है। हम सब दोषी हैं। सरवण बेटी तेरी है, इसमें कोई दुविधा की बात ही नहीं है। अब तो इसे तो तुझे रखना ही होगा। उस पर जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपया पंचायत के लिए और 50,000 रुपया कंचन के नाम पर तहसील पोस्ट ऑफिस में जमा कराने होंगे। तुझे समझ आता हो तो बता। मैं तो कहता हूं आगे अब ऐसे न्याय पंचायत नहीं पुलिस करेगी। लेकिन अब पुलिस आई तो पहला बयान मैं दूंगा, दूसरा पुजारी काका, यह पंचायत और बाकी पंच। बोलो मंजूर। भीड़ ने फिर हुंकारा दिया। सहमत असहमति के बीच का नपुंसक असमंजस में डूबा। सरपंच का संभावित फैसला मानने न मानने का सवाल ही कहाँ। 10 बरसों में तहसील में कानून कैसे तो कड़े हो गए थे कि उनकी सोच में जेल की सलाखें भी घूम गई। सरवण सिर हिलाता हुआ अब तक सूखे पत्ते सा काँप रहा था। अपने हाथ जोड़े उन्हें लगातार मल रहा था। सौर से लड़की छीनकर दाई को देने वाले यही हाथ थे, नमक की थैली के साथ। 100 के 7 नोट गिनने वाले यही हाथ। ये मन और आंखें जो तब भी नवजात से आंख चुरा रहे थे, जब वह पूरी मुट्ठी मुख में डाल चूस चूस कर पैर चला चला कर माँ का दूध मांग रही थी और वह गला भर नमक उसके नाम कर रहा था। पिछली रात रास्ते भर भी तो वह उसके रूप और अपने मन के चोर के आगे आंख चुराता रहा। वह अब भी आंख ही चुरा रहा था। बहू मैना और सास मोंगरा एक साथ उठे और धीरे धीरे कंचन की तरफ बढ़े। वह अकेला खड़ा रहा। भीड़ शोर मचाती उसे धूल के गुब्बारों में छोड़ बरगदों से दूर होती गई। सब जानते थे 80 साला सरपंच दूध में से पानी निथारू फैसला दे चुके हैं। अब पंचों के इस निर्णय की अवज्ञा कौन कर सकता है। भीड़ छट गई तो भादु ने पुजारी के पास खड़ी कंचन को देखा। उसकी आंखों में उजागर फड़फड़ाते कृतज्ञ मौन पर अपनी प्रेम और आश्वस्ति भरी मुस्कान रखती। भादुराम मास्टर की चाल में आज दर्प था। वह चला तो उसके पीछे गुनगुन करते लड़के चले। तहसील के 2 पन्ने के साध्य अखबार वाले पत्रकार ने कागज पर बुरी हस्तलिपि में लिखा, एक अनोखा फैसला, और सायंकाल पर चढ़ धूसर में वह भी गायब हो गया। पुजारी जी आज अपने राधा माधव को सुलाना भूल गए थे। जब वे मंदिर की तरफ बढ़े, पहली बार उनके रीते जीवन में एक खुशी की छांव उनके पीछे पीछे चली। अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी ठगिनी।